हे एवरीवन, वेलकम टू एफर्ट्स। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए मैं लेके आ गई हूँ एडू बीएड 105A एनवायरमेंटल एजुकेशन पर्यावरण शिक्षा का यूनिट 2 कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स यानी पर्यावरणीय घटकों की अवधारणा। और अभी मैंने कुछ देर पहले ही इसका यूनिट 1 का वीडियो अपलोड किया था, तो वो आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस यूनिट्स में आपके क्या क्या टॉपिक्स हैं? नेचुरल सिस्टम, अर्थ एंड बायोस्फीयर, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। फिर है नेचुरल रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज। उसके बाद ह्यूमन सिस्टम, जिसमें हमें पढ़ना है ह्यूमन बीइंग एज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, ह्यूमन अडेप्टेशंस टू एनवायरमेंट, पॉपुलेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। और फिर है टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंटल सिस्टम। हिंदी वाले भी देख लीजिए। प्राकृतिक प्रणाली पढ़नी है हमें, जिसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी और जीव मंडल, अजैविक और जैविक घटक। फिर है प्राकृतिक संसाधन और अजैविक संसाधन। मानव प्रणाली, इसमें पढ़ना है पर्यावरण के अंग के रूप में मानव, पर्यावरण के प्रति मानव अनुकूलन, जनसंख्या और पर्यावरणीय संसाधनों पर इसका प्रभाव। फिर है तकनीकी प्रणाली, औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कार और पर्यावरण प्रणाली पर उनका प्रभाव। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए बिना टाइम वेस्ट किए। अच्छा, एक और चीज़, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिए कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे। मतलब जो हमने टॉपिक्स पढ़े, क्या उससे कोई क्वेश्चन आया था या आपने लिखा हो? अगर हाँ, तो प्लीज़ मुझे इस तरह का फीडबैक शेयर करिए, जिससे मुझे पता चल सके कि आपके लिए मेरा कंटेंट कितना हेल्पफुल रहा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नेचुरल सिस्टम, इसमें हमें पढ़ना है अर्थ एंड बायोस्फीयर और बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि प्राकृतिक प्रणाली, पृथ्वी और जीव मंडल, और जैविक और जैविक घटक। Natural system is an open system whose elements, boundary and relationships exist independently of human control. प्राकृतिक व्यवस्था या नेचुरल सिस्टम किसे कहते हैं? प्राकृतिक व्यवस्था एक खुली व्यवस्था है जिसके तत्व, सीमाएं और रिश्ते, हर चीज मानव के नियंत्रण से स्वतंत्र रूप से मौजूद होती है। मतलब ऐसा सिस्टम जिसपे ह्यूमन का कोई कंट्रोल ना हो, उसको हम नेचुरल सिस्टम कहते हैं। अब बायोस्फीयर क्या होता है? The biosphere, which includes the ground and the air, is described as the area of the earth where creatures exist. The biosphere is defined as the area on, above, and below the earth's surface where life exists. The sum of all living organisms and their surroundings is called biosphere. बायोस्फीयर को हिंदी में कहा जाता है जीव मंडल। जीव मंडल मतलब जिसमें जमीन और हवा शामिल हैं, उसको पृथ्वी के उस क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है जहां जीव रहते हैं। मतलब पृथ्वी का वो हिस्सा जहां पे जीव पाए जाते हैं, उसको जीव मंडल कहा जाता है। जीव मंडल को पृथ्वी की सतह पर, ऊपर और नीचे हर जगह के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कोई भी ऐसी जगह, चाहे वो धरती के ऊपर हो, धरती के अंदर हो, पानी के नीचे हो, किसी भी जगह जहां जीव पाए जा रहे हैं, उसको जीव मंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। सभी जीवित जीवों और उनके परिवेश का योग, यानी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट हैं, वो सब, और साथ में उनका एनवायरमेंट, इसी को मिला के हम कहते हैं बायोस्फीयर। द एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स आर व्हाट मेक अप इकोसिस्टम्स। पर्यावरणीय घटकों की बात करें अगर, तो ये जैविक और अजैविक होते हैं। जैविक और अजैविक कारक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी जो हमारा इकोसिस्टम है वो बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मिला के बना है। बायोटिक फैक्टर्स आर लिविंग थिंग्स विद इन एन इकोसिस्टम सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया, while abiotic are non-living components such as water, soil and atmosphere. The way these components interact is critical in an ecosystem. तो जैविक कारक एक पारिस्थितिक तंत्र के भीतर जीवित चीजें हैं, जैसे कि पौधे, जानवर और बैक्टीरिया, जबकि अजैविक कारक निर्जीव घटक हैं, जैसे कि पानी, मिट्टी और वातावरण। जिस तरह से ये घटक परस्पर क्रिया करते हैं, वह पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपके आसपास की जितनी भी लिविंग चीजें हैं वो सब बायोटिक है, और जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं वो एबायोटिक है।
द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, जो भी पर्यावरण या प्रकृति के कंपोनेंट्स हैं, घटक, इन सबको और भी कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि फिजिकल कंपोनेंट्स, इसमें आता है लैंड, एयर एंड वाटर। बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, प्लांट एंड एनिमल। सोशल कंपोनेंट्स में आता है पॉपुलेशन, सोशल सिस्टम, सोशल चेंजेस, सोशल रिलेशंस, अर्बनाइजेशंस एक्सेट्रा। कल्चरल कंपोनेंट्स में आता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मॉरल एंड वैल्यूज ऑफ लाइफ, रिलीजन, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं फैक्ट्स, सेल्फ कंसेप्ट्स, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, लाइफ स्पेस, टोपोलॉजी, गोल्स ऑफ लाइफ। एनर्जी कंपोनेंट्स मतलब सोलर एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। हिंदी में अगर कहें तो फिजिकल कंपोनेंट्स मतलब भौतिक घटक, जिसमें आता है भूमि, वायु और जल। जैविक घटक में आते हैं पौधे और पशु। सामाजिक घटक का मतलब है जनसंख्या, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संबंध, शहरीकरण आदि। सांस्कृतिक घटक में आता है राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक और जीवन मूल्य, धर्म, उद्योग आदि। मनोवैज्ञानिक घटक में आता है तथ्य, आत्म अवधारणाएं, आकांक्षा का स्तर, जीवन स्थान, टोपोलॉजी, जीवन के लक्ष्य इत्यादि। ऊर्जा घटक में दो आते हैं, एक तो सौर ऊर्जा और एक भूतापीय ऊर्जा। यानी सौर ऊर्जा मतलब जो हमें सन से गर्मी मिलती है वो, और थर्मल एनर्जी मतलब होता है जो धरती में से गर्मी ऊर्जा निकलती है वो। आपने हॉट स्प्रिंग्स अगर देखे हो। रिसोर्सेज या संसाधन किसे कहते हैं? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर एक चीज जिसका उपयोग हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसकी एक कंडीशन क्या है? बशर्ते कि वह तकनीकी रूप से सुलभ हो, आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो, उसे संसाधन कहा जा सकता है। कहने का मतलब ये है, आपके पर्यावरण में मौजूद उस हर एक चीज को आप संसाधन कह सकते हैं अगर वो चीज आपके लिए एसेसिबल हो, यानी आपकी पहुंच में हो, फाइनेंशियली अफोर्डेबल हो, यानी उसे आप खरीद सके, सस्ता हो, और साथ ही उसको समाज में स्वीकार किया जाता हो। ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मनुष्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रकृति के साथ तालमेल करता है, बातचीत करता है और अपने आर्थिक विकास को गति देने के लिए संस्थानों का निर्माण करता है। These resources can be classified in the following ways, और इन संसाधनों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स। सबसे पहले अगर उत्पत्ति के आधार पर देखें, यानी कौन सा रिसोर्स किस तरह से उत्पन्न हुआ है, तो उस आधार पर वो या तो जैविक होता है, यानी जो हमें लिविंग चीजों से मिला है वो जैविक, बायोटिक, और दूसरा अजैविक, यानी जो हमें नॉन लिविंग चीजों से मिला हो वो रिसोर्स अजैविक होता है। समाप्ति के आधार पर देखें तो नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, यानी जिसे आप दोबारा उत्पन्न कर सकें और जिसे आप दोबारा उत्पन्न ना कर सकें। स्वामित्व के आधार पर क्या होता है? व्यक्तिगत होता है, सामुदायिक होता है, राष्ट्रीय होता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय होता है। डिपेंड करता है कि उस रिसोर्स को खरीदा किसने है या किसका उस पे हक है। और विकास की स्थिति की क्षमता के आधार पर विकसित स्टॉक होते हैं या भंडार होते हैं। तो हमें बेसिकली इसमें दो ही पढ़ने हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी कि बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेस। These are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, फिशरीज, लाइवस्टॉक एक्सेट्रा। जैविक संसाधन जो होते हैं ये जीव मंडल से प्राप्त होते हैं हमें, और इनमें जीवन होता है, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति और जीव, मत्स्य पालन, पशुधन आदि। एबायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स। अजैविक संसाधन वे सभी वस्तुएं हैं जो भी निर्जीव वस्तुओं से बनती हैं, जैसे कि चट्टान या धातु। ह्यूमन बीइंग एज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, मनुष्य पर्यावरण के हिस्से के रूप में। ह्यूमन्स आर पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, दे लिव इन इट,
फ्रॉम इट एंड विथ इट। यानी मनुष्य पर्यावरण का हिस्सा है, वे इसमें, इससे और इसके साथ रहते हैं। मतलब मनुष्य पर्यावरण से बिल्कुल अभिन्न है। ऑल दिस इंटरैक्शंस शेप आवर नेचुरल वर्ल्ड। ये सभी अंतःक्रियाएं हमारी प्राकृतिक दुनिया को आकार देती हैं। ह्यूमंस इम्पैक्ट द फिजिकल एनवायरनमेंट इन मेनी वेज: ओवर पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, burning fossil fuels, and deforestation. Changes like these have triggered climate change, soil erosion, poor air quality, and undrinkable water. These negative impacts can affect human behavior and can prompt mass migrations or battles over clean water. मनुष्य अपने भौतिक पर्यावरण को कई तरह से प्रभावित करता है, जैसे अधिक जनसंख्या से, प्रदूषण करके, जीवाश्म ईंधन जलाने से और वनों की कटाई से। इस तरह के परिवर्तनों ने जलवायु परिवर्तन, मिट्टी का क्षरण, खराब वायु गुणवत्ता और न पीने योग्य पानी को बढ़ावा दिया है। ये नकारात्मक प्रभाव मानव व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर पलायन या साफ पानी के लिए लड़ाई जैसी चीजों को भी बढ़ावा दे सकते हैं। ह्यूमन अडेप्टेशंस टू एनवायरनमेंट, पर्यावरण के प्रति मानव का अनुकूलन। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? उसके हिसाब से ढल जाना, ठीक है, अनुकूल हो जाना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमन अडेप्टेशंस: बायोलॉजिकल अडेप्टेशंस एंड नॉन बायोलॉजिकल अडेप्टेशंस। बायोलॉजिकल अडेप्टेशंस यूज इवोल्यूशन टू चेंज ह्यूमन ट्रेट्स सच एज ऑपोजेबल थम्स एंड लार्ज ब्रेन्स। मानव अनुकूलन 2 प्रकार के होते हैं: जैविक अनुकूलन और गैर जैविक अनुकूलन। तो जैविक अनुकूलन मानव गुणों जैसे कि विपरीत अंगूठे या बड़े मस्तिष्क, इस तरह की चीजों को बदलने के लिए विकास का उपयोग करते हैं। मतलब जब प्रकृति में खुद को ढालने के लिए मनुष्य प्राकृतिक तरह से अनुकूलन करता हो, मतलब नेचुरली अपने आप को बदलता हो, तो वो बायोलॉजिकल अडेप्टेशन होता है। नॉन बायोलॉजिकल अडेप्टेशंस आर वेज इन विच ह्यूमंस हैव चेंज्ड देयर एनवायरनमेंट्स सच एज बिल्डिंग रोड्स, फार्म्स एंड हाउसेस। गैर जैविक अनुकूलन वे तरीके हैं जिनसे मनुष्यों ने अपने पर्यावरण को बदला है, जैसे कि सड़कें बनाना, खेत बनाना या घर बनाना। मतलब पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को ढालने के लिए जब मनुष्य अपने शरीर के अंदर किसी तरह के बदलाव लाता है तो वो बायोलॉजिकल हो जाता है, और जब वो पर्यावरण में किसी तरह का बदलाव लाता है अपने अकॉर्डिंग उसको सूटेबल बनाने के लिए, तो वो नॉन बायोलॉजिकल अडेप्टेशन हो जाता है। Historically, humans have adapted in many ways by using stone tools, using fire to cook with, building shelters, and eventually learning to farm. Humans have gradually grown into the incredibly successful species we see today. Because of these adaptations and because of many environmental factors, humans have also adapted biologically throughout human history. ऐतिहासिक रूप से मनुष्य ने कई तरह से अनुकूलन किया है, जैसे कि पत्थर के औजारों का उपयोग करके, खाना पकाने के लिए आग का उपयोग करके, आश्रयों का निर्माण करके और अंततः खेती करना सीखकर मनुष्य धीरे धीरे अविश्वसनीय रूप से सफल प्रजाति बन गया, जैसा कि हम आज मनुष्यों को देखते हैं। इन अनुकूलनों के कारण और कई पर्यावरणीय कारकों के कारण मानव इतिहास में मनुष्यों ने भी जैविक रूप से अनुकूलन किया है। पॉपुलेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, जनसंख्या और पर्यावरणीय संसाधनों पर इसका प्रभाव। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इम्पैक्ट्स द अर्थ सिस्टम इन अ वेराइटी ऑफ वेज इंक्लूडिंग, मानव जनसंख्या वृद्धि पृथ्वी प्रणाली को बहुत ही विभिन्न तरीकों से प्रभावित करती है, जैसे कि इंक्रीजिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द एनवायरनमेंट। दीज रिसोर्सेज इंक्लूड फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल, गैस एंड कोल, मिनरल्स, ट्रीज, वाटर एंड वाइल्ड लाइफ, स्पेशली इन द ओशियंस। सबसे पहले तो पर्यावरण से संसाधनों का दोहन बढ़ाना। इन संसाधनों में जीवाश्म ईंधन जैसे कि तेल, गैस और कोयला, खनिज, पेड़, पानी और वन्य जीवन शामिल है, खासकर महासागरों में से। देखिए, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा रिसोर्सेज का कंजम्पशन। जैसे जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे संसाधनों का भी खपत तेजी से होते जा रहा है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रिसोर्सेज इन टर्न often releases pollutants and waste that reduce air and water quality and harm the health of humans and other species. संसाधनों का कम होना ही नहीं बल्कि संसाधनों के ज्यादा इस्तेमाल करने से पर्यावरण में कई तरह के प्रदूषक फैलते हैं। संसाधनों को निकालने की प्रक्रिया बदले में अक्सर प्रदूषक और अपशिष्ट छोड़ती है, जो हवा और पानी की गुणवत्ता को कम कर देती है।
और मनुष्यों और अन्य प्रजातियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं, या कह लीजिए उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं। Increasing the burning of fossil fuels for energy to generate electricity and to power transportation, for example cars and planes and industrial processes. बिजली का उत्पादन करने के लिए और बिजली परिवहन जैसे कि कार या विमान और औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए जीवाश्म ईंधन को बहुत ज़्यादा अब जलाया जा रहा है। मतलब फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से यूज़ हो रहे हैं। इंक्रीज इन फ्रेश वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर, recreation and industrial processes. Fresh water is extracted from lakes, rivers, the ground and man-made reservoirs. Population बढ़ने से जो पीने का पानी है उसकी खपत भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा पानी यूज़ होगा। तो जनसंख्या सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स को ही नहीं बल्कि फ्रेश वाटर को भी इफेक्ट कर रही है। पीने के लिए, कृषि के लिए, मनोरंजन के लिए या औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए मीठे पानी के उपयोग में वृद्धि होती जा रही है। ताज़ा पानी झीलों, नदियों, जमीन के अंदर से और मानव निर्मित जलाशयों से भी निकाला जा रहा है। इंक्रीजिंग इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरमेंट्स, फॉरेस्ट एंड अदर हैबिटेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिस्ट्रॉयड टू कंस्ट्रक्ट urban areas including the construction of homes, businesses and roads to accommodate growing population. पर्यावरण पर बढ़ता पारिस्थितिक प्रभाव मतलब बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए, मतलब उनको बसाने के लिए घरों या व्यवसायों या सड़कों का निर्माण सहित शहरी क्षेत्रों के निर्माण के लिए भी बहुत ज़्यादा जंगलों को काटा जा रहा है और साथ ही जितने जीव जंतु हैं उनके आवासों को भी नष्ट किया जा रहा है। Urbanization also creates disturbed environments where invasive species often thrive and outcompete native species. For example, many invasive plant species thrive along strips of land next to roads and highways. शहरीकरण भी अशांत वातावरण बनाता है, जहां अक्सर आक्रामक प्रजातियां पनपती हैं और जो कि देसी प्रजातियों से प्रतिस्पर्धा करती हैं। उदाहरण के लिए कई आक्रामक पौधों की प्रजातियां सड़कों या राजमार्गों के बगल में भूमि की पट्टियों पर उग जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम जंगलों को काट कर उसके बीच में से सड़क बनाते हैं तो जो वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन थी वो तो अब हट गई। सड़कों के किनारे अब जंगली पेड़ पौधे उगने लग जाते हैं जो कि उस नेचुरल वेजिटेशन में उग रहे पौधों से कम्पीट करने लग जाते हैं। Increasing fishing and hunting, which reduces species populations of the exploited species. Fishing and hunting can also indirectly increase numbers of species that are not fished or hunted if more resources become available for the species that remains in the ecosystem. जनसंख्या बढ़ने की वजह से मछली पकड़ने और मछलियों के शिकार में भी वृद्धि हुई है, जिससे कि शोषित प्रजातियों की आबादी में कमी आ रही है। यानी जो अच्छी प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। यदि पारिस्थितिकी तंत्र में बची हुई प्रजातियों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हो जाएगा तो मछली पकड़ने और शिकार करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उन प्रजातियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है जिन्हें न तो पकड़ा जाता है और न ही उनका शिकार किया जाता है। मतलब जो अच्छी मछलियां हैं उनका जब बहुत ज़्यादा शिकार होने लग जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अब सागरों में या तालाब में जो खराब मछलियां हैं वही ज़्यादातर पाई जाएंगी और धीरे धीरे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप अपने हिसाब से भी सोच के ओवर पॉपुलेशन के कई सारे इफेक्ट्स लिख सकते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंटल सिस्टम। तकनीकी प्रणाली, औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कार और पर्यावरण प्रणाली पर उनका प्रभाव। जानेंगे कि किस तरह से टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। Rapid technological development since the Industrial Revolution gave some the false impression that we no longer depend on environment for our well-being and that the environment was vast and resilient enough to withstand anthropogenic pressures. औद्योगिक क्रांति के बाद से ही तेजी से तकनीकी विकास हुआ, जिसमें कुछ लोगों ने ये गलत धारणा पाल ली कि अब हम अपनी भलाई के लिए पर्यावरण पर निर्भर नहीं है, मतलब अब जो कुछ भी है सब तकनीकी है। This illusion was quickly shattered, however, and as our understanding of ecosystem services grows, we have started to appreciate the fundamental role of the environment in human health and well-being. साथ ही पर्यावरण इतना विशाल और लचीला है कि वह मानव जनित दबावों का सामना कर सकता है। हालांकि यह भ्रम जल्दी टूट गया और जैसे जैसे पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के बारे में हमारी समझ बढ़ती गई,
हमने मानव स्वास्थ्य और भलाई के लिए पर्यावरण की जो मौलिक भूमिका है उसको समझा और उसकी सराहना करना शुरू किया। एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड क्लाइमेट चेंज आर ऑल इंटरलिंक्ड environmental crises which have been driven by technological development to support economic growth and intensive farming for a growing population. वायु और जल प्रदूषण, मिट्टी का क्षरण, जैव विविधता की हानि और जलवायु परिवर्तन सभी परस्पर जुड़े हुए पर्यावरणीय संकट हैं जो बढ़ती आबादी के लिए आर्थिक विकास और गहन खेती का समर्थन करने के लिए तकनीकी विकास से प्रेरित हैं। पैराडॉक्सिकली, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन is now touted as a key solution to addressing environmental crisis and unlocking green growth. New technology is catalyzing the transition to net zero, providing us with new ways to embed the circular economy and increase our ability to understand the world around us. विरोधाभासी रूप से तकनीकी नवाचार को अब पर्यावरणीय संकटों को दूर करने और हरित विकास को अनलॉक करने के लिए एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में देखा जाता है। नई तकनीक नेट जीरो में परिवर्तन को उत्प्रेरित कर रही है और साथ ही हमें सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाने के नए तरीके प्रदान कर रही है और हमारे आसपास की दुनिया को समझने में भी हमारी क्षमता बढ़ा रही है। टेक्नोलॉजी हैज बीन नोन टू हैव अ डायरेक्ट हैंड इन द रैम्पेंट इंक्रीज इन एयर पॉल्यूशन सिंस ह्यूमन began to travel more with the level of technological advancements. The pollutants released from these travel mediums is huge and also leads to a rise in health hazards. यह ज्ञात है कि वायु प्रदूषण में बड़े पैमाने पर वृद्धि में प्रौद्योगिकी का सीधा हाथ है। मतलब जो भी एयर पॉल्यूशन अभी हो रहा है उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मानव ने तकनीकी प्रगति के स्तर के साथ अधिक यात्रा करना शुरू कर दिया है। इन यात्रा माध्यमों से निकलने वाले प्रदूषक तत्व बहुत अधिक और इससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी ऑल्सो हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। द पॉजिटिव इफेक्ट्स आर रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, रिडक्शन इन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। द नेगेटिव इफेक्ट्स इंक्लूड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एयर पॉल्यूशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट। प्रौद्योगिकी के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हैं पर्यावरण पे। सकारात्मक प्रभाव की अगर बात करें तो अपशिष्टों का पुनर्चक्रण, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन है। और वहीं अगर हम नकारात्मक प्रभावों की बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी, वायु प्रदूषण और कचरे का संचयन, ये सब शामिल है। ये सब इजी चीजें, आप अपने आसपास भी चीजें देख के आइडिया लगा के लिख सकते हैं आंसर्स। सो दैट इज इट। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं मुझे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।